सखी सहेली। विविध भारती सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखी सहेली के सभी श्रोताओं को कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सभी हमारे सखा भाइयों और सखियों को नमस्कार जी। और नेहा, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारी बातें भी करेंगे क्योंकि काफी टाइम बाद मिलते तो बड़ा मजा आता है कि आज तो कुछ अलग हटकर बात करेंगे। हाँ। लेकिन इतनी भी हटकर नहीं, विषय पे ही रहेंगे जी। क्योंकि देखो आज तो हम बात करने वाले हैं पहले तो प्रोटीन युक्त नाश्ता, यानी व्यंजन में हम जो अपने घर में क्या क्या आप बना सकते हैं जिसमें प्रोटीन हो, तो उस तरह की रेसिपी हमें लिखकर भेजिए और कुछ हमारे साथियों ने लिखकर भी भेज दी है। बिल्कुल, हमारे साथी बहुत आगे रहते हैं। हम जो जैसे हम कदम बढ़ाएंगे कहते हैं, वो सामने हमारे कदम साथ मिलाकर चलते हैं। और शब्द हमारे विचार आपके, ये जो एक नई थीम है कह सकते हैं, तो इसमें हम एक शब्द आपको देंगे और उस शब्द से आप क्या सोचते हैं उस पे अपने विचार हमें लिखकर भेज सकते हैं। हाँ, और साथ में नेहा इसी शब्द पर आप कुछ कविता भी, कुछ कहानियां भी आप लिखकर भेज सकते हैं। छोटी सी कहानी, छोटी सी उसमें लिखकर भेज सकते हैं। तो इस तरह आपको हर बार अलग अलग शब्द मिलेंगे और हर बार आप तैयार रहिएगा क्या हर सप्ताह। और इसलिए आज का शब्द है इंसानियत, और आपने कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया है और भी आगे लिखते रहिए तो कार्यक्रम में शामिल होगी। और आज साड़ियों की दुनिया में हम बात करने वाले हैं बाप्टा साड़ी की, जो कि ओडिशा की साड़ी है। क्योंकि साड़ियों का जो सेगमेंट है वो हमने बहुत पहले शुरू किया था, तो बहुत सी साड़ियां रह गई थी। और साड़ियों का जो शौक है वो हर महिला को साड़ी पहनना बहुत पसंद होता है। उनकी अलमारी में बहुत सारी साड़ियां मिल जाती हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके शहर में कौन सी साड़ी ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन सी बनती है, और इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी साड़ियां हैं, आप उनके बारे में भी हमें बता सकती हैं। और जैसे कि कल के सखी सहेली में बात ही हो रही थी कि अलमारी में रख देते हैं साड़ी, तो ऐसा ना करें। और हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन खाना मंगाने की आदत के बारे में, जो लगातार ऑर्डर होता है उससे संबंधित कुछ बातें हैं। बिल्कुल, और ये आदत मतलब कितनी होनी चाहिए आपके अंदर, मतलब कितनी सही है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और आज है विश्व कैंसर दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नेहा, इससे पहले हम लोग एक गीत सुनवा देते हैं। बिल्कुल। तो हमें सब चीजें अच्छी लगती है ना मंजरी जी, सब चीजें अच्छी क्या अच्छा नहीं लगता है? वो जो अच्छा नहीं लगता है वो है बीमारियां जो हमें कभी भी शरीर में कुछ भी छोटे मोटे रोग भी हो तो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि शरीर अगर अस्वस्थ हो तो फिर किसी काम में मन नहीं लगता है। अब अगर काम करना भी पड़ता है तो अपने आप को एकदम दिमागी तौर पे तैयार करना पड़ता है कि हमें ये काम करना है। तो भाई बीमारियां हैं, लगी रहती हैं इंसान के साथ, लेकिन जब कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो नाम सुनकर ही हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई बीमारी हो तो हिम्मत से काम ले। आज की बात करने वाले हैं विश्व कैंसर दिवस की। तो विश्व कैंसर दिवस 2026 यानी आज की जो थीम है अद्वितीय से एकजुट यानी यूनाइटेड बाय यूनिक है, जो 2025 से लेकर 2027 के 3 वर्षीय अभियान का हिस्सा है। ये थीम कैंसर के हर मरीज के अनूठे अनुभव और व्यक्तिगत चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कैंसर देखभाल में सुधार और असमानताओं को कम करने के लिए दुनिया को एक साथ लाने पर केंद्रित है। बिल्कुल। और इस दिवस की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई 4 फरवरी साल 2000 में पेरिस में आयोजित नव सहस्त्राब्दी विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन में ये हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ UICC द्वारा आयोजित इस दिवस का उद्देश्य है विश्व भर में कैंसर के बढ़ते प्रभाव की ओर सबका ध्यान ले जाना और इससे निपटने के लिए क्या कार्रवाई की जाए, ये इसके लिए प्रोत्साहित करना लोगों को। बिल्कुल। पेरिस शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित कैंसर विरोधी पेरिस चार्टर ने इस वार्षिक आयोजन की नींव रखी। इसके लक्ष्य स्पष्ट थे: अनुसंधान को बढ़ावा देना, रोगी देखभाल में सुधार करना, जागरूकता बढ़ाना और कैंसर से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकारों और समुदायों को एकजुट करना। वाकई। और जैसे कि मंजरी जी, कैंसर बहुत से प्रकार के, अलग अलग प्रकार के भी होते हैं और सबके लक्षण एक जैसे नहीं हो सकते। अलग अलग प्रकार के अलग अलग लक्षण भी होते हैं और अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं शरीर में।
तो कुछ लक्षण विशिष्ट होते हैं जिनकी पहचान की जो ज्यादातर पाए जाते हैं, बिल्कुल। जबकि अन्य जो है वो सामान्य ही होते, कई लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता, आसानी से हम नजरअंदाज कर सकते हैं उन्हें। तो इन चेतावनी वाले जो संकेत होते हैं उनको जल्दी अगर हम पहचान लें तो इसका निदान और बेहतर परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं, जल्दी हम ठीक हो सकते हैं। कुछ जो लक्षण हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो कैंसर के ही लक्षण हो, किसी और बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हम जाएं और इलाज कर मतलब जांच करवा लें वो बेहतर होता है। तो इसलिए जो कुछ लक्षण होते हैं जैसे अस्पष्टीकृत, जैसे पता नहीं है क्यों वजन घट रहा है लगातार, या लगातार थकान रहना, जो हमारे शरीर की त्वचा है उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, गांठें या सूजन हो सकती है स्तन कैंसर के मामले में, जैसा कि कहा जाता है महिलाएं और पुरुष भी इसकी जांच करते रहें, खुद से भी जांच कर सकते हैं, समय समय पर जांच करवा सकते हैं। और लगातार दर्द होना, कहीं पर अस्पष्ट रक्तस्राव हो रहा है या चोट के निशान लगातार दिख रहे हैं, या लंबे समय से खांसी आ रही है या आवाज़ में भारीपन आ रहा है, तो इस तरह की बहुत से जो लक्षण हैं वो आप दिखा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो कैंसर ही है, कैंसर के ही लक्षण है, पर हो सकता है किसी और दूसरी कोई छोटी मोटी समस्या हो शरीर के अंदर, जो जितनी जल्दी हम सुधार लें उतना अच्छा हो। यानी शरीर में कुछ भी आपको गड़बड़ लगे तुरंत जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कैंसर के खतरों को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है कि कुछ चीजों को अपने से आप दूर करें, जैसे कि जो तंबाकू उत्पादों से और धूम्रपान से जो परहेज करना चाहिए, इन चीजों का ना सेवन करें। स्वस्थ आहार खाएं, खूब सारे फल सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा वाली प्रोटीन का सेवन करें। और जो मांसाहार होता है उनको ना करें, कुछ खाद्य पदार्थ और अतिरिक्त चीनी का सेवन सीमित करें। मदिरा का अत्यधिक सेवन करने से बचें, क्योंकि इससे लीवर, मुंह और गले के कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और शारीरिक रूप से व्यायाम अवश्य करें, और जो पराबैंगनी किरणों से खुद को बचाएं, और छाया में रहें, टीका लगवाएं, तनाव कम करें और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। उसके लिए आप अच्छा सोचें और नियमित जांच और परीक्षण, जैसा कि तुमने कहा है, वो अवश्य कराएं। और शुरुआती पहचान से कैंसर का निदान, उपचार योग्य चरणों में किया जा सकता है। बिल्कुल। और जो विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है या उद्देश्य है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई जो हम लड़ने चाहते हैं, इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो इसके लिए सामूहिक प्रयास की हमें आवश्यकता है। और इसके लिए सभी को मिलजुल कर एकजुट होकर काम करना होगा, जागरूकता फैलानी जरूरी है। शीघ्र निदान किस तरह से हो इसकी ओर बढ़ावा देना है। निवारक उपाय क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम बच सकते हैं, क्या क्या रोकथाम की जा सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। और तो जो साथ में रह रहे हैं वो लोग उसका पूरा सपोर्ट करें, उसको कुछ किसी हीन भावना में ना आने दें, ऐसा उसका खास ख्याल रखें। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि 4 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कैंसर जैसी बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना, कि क्यों होती है, इसके लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करना, जैसा अभी हम लोग बात ही कर रहे थे। और साथ ही साथ हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, ये दिन इस विषय की ओर भी हमारा ध्यान खींचता है। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिनको है मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप सबको हिम्मत से काम लेना चाहिए। और जिनको भी लगता है कि उनको थोड़े से लक्षण दिख रहे हैं इस बीमारी से, तो वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर चिकित्सा की पूरी सुविधा जांच कराएं और जो भी डॉक्टर कहते हैं उसका पूरा पालन करें। बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाना और जांच करवाना बेहद जरूरी एक कदम है जो उठाना ही चाहिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और जो हमने कहा वो सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, उसके बारे में जानकारी। और साथ में लिख रहे हैं कि सबसे आम कैंसरों में स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मेलेनोमा और गैल मेलेनोमा, त्वचा कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, पेट का कैंसर और यकृत का कैंसर शामिल है। कैंसर की रोकथाम के लिए जामुन इतने महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसा ये लिख रही हैं। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक है। ब्लूबेरी में विशेष रूप से पाए जाने वाले कैंसर रोधी रसायनों में एंथोसाइनोसाइड्स सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में से एक, और रेस्वेराट्रोल जो लाल अंगूर के छिलके में पाया जाता है शामिल है। लेकिन हम ये भी बता दें कि कोई भी जो भी इस तरह की चीजें हैं जो भी आप खाते हैं, वाकई सब हर फल में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से गुण भी कभी कभी अवगुण में बदल जाते हैं। क्योंकि जैसे प्रोटीन अच्छा होता है सभी के लिए, लेकिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ शारीरिक ऐसी
बीमारियां होती हैं जिनमें प्रोटीन बिल्कुल मना होता है। सही इस बात वजह है। से किसी चीज में ये उपयोगी चीज पाई जाती है के लिए आप उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो भी हम जी। बता रहे हैं तो एक जानकारी है, जी। लेकिन आप इसको भी आप अच्छे से समझ कर लीजिए कि जी। आपके शरीर के लिए क्या जरूरत है, बिल्कुल। उस हिसाब से खाएं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पैसिव स्मोकर अर्थात जो सिगरेट और बीड़ी का सेवन भी नहीं करते हैं, सिर्फ नजदीक होने के कारण इन हानिकारक चीजों का सेवन करने वाले के धुएं से भी इस तरह की बीमारी खतरनाक मतलब आप ग्रस्त हो सकते हैं। मतलब धुआं भी कोई पी रहा है और धुआं आपको लग रहा है तो उससे भी हो सकता है। इसीलिए जो भी इन चीज़ों का सेवन करते हैं उनसे लड़ना नहीं, परंतु रिक्वेस्ट करनी है कि वो ये चीज़ ना करें, और कहीं और जाकर अगर करना ही है तो भाई कहीं और करें, लेकिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी। सावधानी आप अपने शरीर के लिए भी करेंगे तो वो भी अच्छा है, और साथ में आपका परिवार भी आपसे खुश रहेगा, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो परिवार स्वस्थ है ना? बिल्कुल। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे जरूरी दवा जो है वो है संगीत, तो क्यों ना उसका साथ लिया जाए। और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और दोनों सखियां मिलकर बात करेंगी अगले विषय पर जो हमारा है सबसे साड़ियाँ। प्यारा विषय है ना साड़ियों की दुनिया, जिसमें बाप्टा साड़ी उड़ीसा की एक प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। इसका संबंध मुख्य रूप से कटक, संबलपुर और सोनपुर क्षेत्रों से माना जाता है। और बाप्टा शब्द का अर्थ है रेशम और सूती धागों का मिश्रण। पुराने समय में ये साड़ियां मंदिरों, त्योहारों और शाही परिवारों में विशेष रूप से पहनी जाती थी। ओडिशा की बुनाई कला और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। और बाप्टा साड़ी का नाम उस हथकरघा कपड़े के नाम पर रखा गया है जिससे ये बनाई जाती है। साड़ी का मुख्य भाग टसर या कोसा रेशम से बुना जाता है, जबकि बॉर्डर और पल्लू सूती होते हैं। ये साड़ियां आमतौर पर केवल विशेष अवसरों पर पहनी जाती हैं और दैनिक उपयोग के लिए नहीं होती। जैसा अभी तुम पूछ रही थी ना कि ये साड़ी कैसी होती, तो पता चला ना तुम्हें रोज कि नहीं पल्लू सूती होता है। जी। 3 शटल वाले करघे पर बुनी जाने वाली ये साड़ी होती है जिसमें अक्सर सोने के धागों की कढ़ाई की जाती है और इक्कत या बांधा टाई डाई तकनीक से पैटर्न बनाए जाते हैं। इन्हें 2 बुनकरों द्वारा संचालित 3 शटल वाले करघे पर बुना जाता है। साड़ी के मुख्य भाग, बॉर्डर और थ्रो पर जटिल डिजाइन बुने जाते हैं। बॉर्डर पर आमतौर पर फोड़ा, कुंभा या मंदिर का डिजाइन बुना जाता है जिससे किनारा खुरदुरा दिखाई देता है, और पूरी उत्पादन प्रक्रिया में 2 सप्ताह तक का समय लग सकता है। कितनी मेहनत होती है इस साड़ी को बनाने में। और बाप्टा साड़ियों का मुख्य रूप से उड़ीसा के संबलपुर और बरगढ़ क्षेत्र की पारंपरिक हथकरघा साड़ियां हैं जो अपनी अनूठी टसर सिल्क मुख्य भाग और कॉटन बॉर्डर पल्लू मिश्रित बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। ये साड़ियां बांधा इक्कत तकनीकी, 3 शटल करके जटिल रूपांकनों और विशेष फोड़ा कुंभा बॉर्डर के लिए मानी जाती है जो सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। और भाई बाप्टा साड़ी कैसे बनती है भाई बताओ? कैसे बनती, हमने भी थोड़ी रिसर्च की है। धागों का चयन किया जाता है पहले। तो बाप्टा साड़ी में जो ताना है, लंबाई के धागे, वो सूती होते हैं, और जो बाना है यानी चौड़ाई के धागे वो रेशमी होते हैं। तो इस तरह से दोनों धागों का प्रयोग किया जाता है। डिजाइन की योजना के लिए पहले कागज पर पारंपरिक डिजाइन बना लिए जाते हैं, जैसे फूल, शंख, चक्र, मंदिर की आकृतियां, और इसके बाद इक्कत तकनीक से, बंधा तकनीक से इसे बनाया जाता है। बिल्कुल। डिजाइन के अनुसार धागों को बांधकर रंगा जाता है। यही प्रक्रिया बाप्टा साड़ी को खास बनाती है। बांधे गए धागों को प्राकृतिक या रासायनिक रंगों से रंगा जाता है। रंगे हुए धागे को हथकरघे पर बहुत धैर्य और कौशल से बुना जाता है। एक साड़ी बनाने में कई दिन लग सकते हैं। बॉर्डर और पल्लू पर विशेष कलात्मक काम किया जाता है। साड़ियों की विशेषताएं ये है कि ये हल्की और आरामदायक होती है और रेशम जैसी चमक वाली, टिकाऊ और सुंदर डिजाइन से बनी होती हैं। गर्मियों के मौसम में और त्योहारों में इसको खूब पहना जाता है। बाकी मन करता है ना कि बाप्टा साड़ी खरीदी जाए, पहना जाए। सोने के धागे है ना उसमें, तो अब ऐसे लग रहा है खरीदना पड़ेगा। जब पहले के समय में सोने साड़ियों में सोने के तार से कढ़ाई होती थी। हाँ। तो जब बहुत पुरानी हो जाती थी तो वो लोग उसको साड़ी को जला के सोना के तार वो निकाल लिया करती थी। हमने ऐसा सुना है अपने घर में। और हमारी जो सखियों ने भी, बहुत सारे सखाओं ने भी कमेंट लिखे हैं कि उड़ीसा की बाप्टा साड़ी संबलपुर हथकरघा की एक प्रमुख शानदार किस्म है जो अपने अनूठे इक्कत और कढ़ाई के संगम के लिए जानी जाती है। ये सिल्क और कॉटन के धागों के मिश्रण से बुनी जाती है और जो इसे रेशमी चमक के साथ आरामदेह बनाती है। इस पर अक्सर मछली की हड्डी या ज्यामितीय डिजाइन देखे जाते हैं जो राज्य की समृद्ध कलात्मक विरासत को दर्शाते हैं। और हमारे को साथी ने कुछ बातें हमने जो कही वही लिखी हैं कि बाप्टा साड़ी उड़ीसा की भारतीय हथकरघा का एक बेहद खूबसूरत और अनूठा उदाहरण है। इसकी बुनावट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये खास बुनावट होती है, जैसे कि हमने कहा, कॉटन और सिल्क का मिश्रण होता है और ताने बाने इस तरह से चुने जाते हैं। और उसके अलावा
क्योंकि साड़ी सूती साड़ी के जैसे ही आरामदायक हो जाती है, क्योंकि पूरी सिल्क हो तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन सूती और सिल्क मिली जुली ये जो साड़ी है ये इस तरह से होती है। इक्कत का जादू इसमें होता है। बाप्टा साड़ियों में मुख्य रूप से बंद कला का या इक्कत कला का प्रयोग किया जाता है। बुनाई से पहले ही धागों को बांधकर रंगा जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत से और थोड़े जटिल से सुंदर ज्यामितीय पैटर्न उभर जाते हैं इसमें। और पारंपरिक डिजाइन इसके होते हैं, शंख चक्र फूल मछली जैसे पारंपरिक डिजाइन इसमें डाले जाते हैं। बॉर्डर और पल्लू बहुत गहरे रंगों में होता है, जैसे मैरून कलर का, काला कलर का या गहरा हरे रंग का होता है, तो एकदम एलिगेंट लुक इसको मिलता है पहनने से। तो भाई एक प्यारा सा गीत भी सुन लिया जाए, फिर हम और सबके कमेंट्स पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ऐसी दुकानों में सब जाना पसंद करते हैं जहाँ हर तरह की साड़ियाँ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी मन करता है ऐसे ही जाएं, लेकिन फिलहाल तो जब बहुत सारे संदेश होते हैं ना, तो लगता है भाई किस संदेश पर जाएं। तो चलो एक संदेश हम देख लेते हैं कि क्या लिखते हैं कि उड़ीसा की हथकरघा साड़ियाँ कम कीमत वाली साड़ियों में से एक है। कारीगरों की लगन और मेहनत ही साड़ी की कीमत बढ़ाती है। एक साड़ी को बनाने में आमतौर से 20 से 30 दिन लगते हैं, इसीलिए कारीगरों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अन्य खर्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी एक प्रसिद्ध साड़ी बाप्ता है जो रेशम और कपास के स्वदेशी मिश्रण से बनी है, बेहद आरामदायक चमकदार होती है। दुर्भाग्य से बाप्ता साड़ियों का समय के साथ धीरे धीरे लुप्त होती गई, क्योंकि बुनकरों को इनके लिए सही बाजार नहीं मिल पाया। बाप्ता का अर्थ है ताने और बाने में दो अलग अलग धागे को बुना जाना, रेशम और कपास। और इस तरह की साड़ियाँ जिसकी डिजाइन सरल होती है, सुंदर और सादगी होती है, तो भला इससे ज्यादा क्या चाहिए। ऐसी साड़ियाँ मिले तो जरूर खरीदें। और हमारे एक और साथी वही बता रहे हैं कि किस तरह से बनाया जाता है तकनीक के अलावा। इन्होंने कहा कि जो सदियों से प्रचलित हैं इस तरह के बॉर्डर्स में, लेकिन बाजार की कमी के कारण लुप्त प्राय हो रही थी। हालांकि अब बाप्टा रिवाइवल प्रोजेक्ट के जरिए इन्हें फिर से जीवित किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह की इसकी बुनाई होती है और जरी का काम होता है, और ये अपनी सादगी और जटिल इक्कत पैटर्न के लिए जानी जाती है, ऐसा इन्होंने लिखा। साथ ही लिखा है इससे पारंपरिक और समकालिक दोनों लुक मिलता है। ये सादगी मिलती है और इक्कत पैटर्न की वजह से ऐसा होता है, ऐसा इनका कहना है। और एक साथी लिखते हैं कि बाप्टा साड़ी ऐसा माना जाता है कि ये कला मुलिया समुदाय के पास पश्चिमी उड़ीसा में आई, जो 1192 ईस्वी में मुगलों के हाथों चौहान साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत से जो भाग गए थे उसके बाद आई। तब से लेकर 1925 तक ये कला पश्चिमी उड़ीसा से सीमित डिजाइनों और वनस्पति रंगों में फली फूली और मुख्य रूप से उड़ीसा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ियों में से इसका उपयोग होता रहा है, ऐसा इन्होंने जानकारी दी है। कई तरह की साड़ियाँ होती हैं जिन पर बातें तो होने वाली है, और हमारे साथी भी अपने जो उनके प्रदेश की जो सबसे अच्छी साड़ी होती है जो वहाँ मिलती हो, खास वहाँ मिलती हो, उसके बारे में बता सकते हैं, उनके नाम हमें बता सकते हैं, तो कार्यक्रम में वो सारी साड़ियों के बारे में जिक्र भी हो जाएगा। कुछ जानकारी अगर हमें ना हो तो वो हमें बांट सकते हैं हमारे साथ। तो इस तरह की बातें करने से क्या होता है कि अलग अलग तरह की साड़ियाँ सबके पास हो जाएंगी। बिल्कुल, कम से कम जानकारी तो हो ही जाएगी, है ना। जानकारी हो जाएगी, फिर ऐसा लगेगा कि जब भी हम वहाँ घूमने जाएंगे, तो जैसे पर्यटन में हमने कई जगहों की सैर की, अब हमें ये पता चल जाए कि कहाँ कौन सी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, तो हम जाएं और वहां से ले लें। बिल्कुल, और साड़ियाँ तो अपने पास जितनी भी हो ना उतनी ही कम होती हैं। लगता है ये हर तरह की हर जगह की साड़ियाँ भले चाहे पहने ना, लेकिन साड़ियाँ होनी चाहिए। तो इन साड़ियों को संभालने के लिए सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और हमारी सखी छांट रही हैं आपके कमेंट्स, तो उन्हें थोड़ा और वक्त मिले और आपका और हमारा मनोरंजन होता रहे। सखी सहेली और हमारी सखी छांट रही हैं आपके कमेंट्स, तो उन्हें थोड़ा और वक्त मिले और आपका और हमारा मनोरंजन होता रहे, इसलिए हम सुन। तो मंजरी जी, आपने ये गाने चलते गाने के चलते हुए आपने कितने सारे कमेंट्स जोड़ लिए ना ऑनलाइन। हाँ, मैं खोजने में लगी हुई थी। आपको ऑनलाइन कमेंट्स आते हैं, आप उसको जोड़ती हैं। हम तो ऑनलाइन खाना मंगा करके उसे खा पी कर अपने अंदर फैट जोड़ते हैं। नहीं, देखो, इसीलिए हम आज ये बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन खाना मंगाने की आदत जो होती है, वो कहीं बहुत ज्यादा आदत ना हो जाए, आपको फिर घर के खाने ना अच्छे लगने लगे। तो आदत हो, ठीक है, मंगाना अच्छी बात है, आप कभी भूख लगी तो मंगाइए, लेकिन लत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आजकल के देखो बच्चे हैं, हम सभी हैं, हम सबको ऑनलाइन फटाफट खाना मंगा लेते हैं, कितना भी रात हो रही हो खाना बुक कर देते हैं, वो आ गया, खा लिया। तो उससे क्या होता है, घर के खाने को का टेस्ट उन्हें, स्वाद उन्हें, बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि भाई इसकी लत ना बनाए। ठीक है, आप कभी कभी मंगाते हैं तो मंगाइए जरूर, ऐसा नहीं है, लेकिन घर का भी खाइए और उसका भी खाइए। तो हमारे जो साथी लोग हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन खाना मंगाने की आदत अभी
ऐड एट नहीं रही, अब दिनचर्या एक की जरूरत हो गई है। महानगर में तो काफी चलन में है, सप्ताह में 2 दिन किचन बंद रहता है, पर अब ये छोटे जगह में भी काफी चलन में है, खासकर बच्चे और युवा पीढ़ी। यानी कि सब जगह ये चीज हो गई कि ऑनलाइन फट से बच्चों ने अपने मोबाइल से किया और आ गया खाना। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो घर में खाना बना है अच्छी तरह से, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम में हम व्यस्त हैं या कोई बहुत जरूरी काम है तो हम नहीं बना पा रहे हैं, उस वक्त तो हम मंगा लेते हैं। लेकिन कई बार आजकल ऐसा होने लगा है कि हमने खाना बनाया है लेकिन हमें पसंद नहीं है, हमें ये सब्जी नहीं खानी है, तो हमने सीधा बाहर से ऑर्डर कर लिया। और एक तो उसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं, दूसरा सामान क्या आ रहा है, किस तरह की चीज बनी हुई है वो भी हमें पता नहीं रहती है। हमारे साथी ने लिखा है कि क्या क्या उसके फायदे नुकसान दोनों लिखे हैं इन्होंने, कि ऑनलाइन खाना मंगाना सुविधा और विविधता के लिहाज से बहुत लाभदायक है, समय बचाता है, देर रात तक भोजन का विकल्प प्रदान करता है। हालांकि नियमित रूप से करने पर मोटापे, स्वास्थ्य समस्याओं, फूड पॉइजनिंग और जेब पर भारी पड़ने के कारण नुकसानदायक भी हो सकता है। सुविधा इन्होंने लिखा है कि घर बैठे कभी भी कहीं भी भोजन मंगाने की सुविधा है, विविधता है, कई रेस्तरां है और कई प्रकार के भोजन का एक ही जगह विकल्प मिल जाता है। समय की बचत हो जाती है, बाहर जाएंगे खाना खाने या लेने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, और अच्छी डील भी मिल जाती है, डिस्काउंट कूपन मिल जाता है, कैशबैक के कारण सस्ता भी पड़ जाता है कई बार। लेकिन नुकसान ये है कि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम तो सबसे ज़्यादा है, और क्योंकि अधिक मात्रा में कैलोरी वाले, फैट वाले, नमक वाले खाद्य पदार्थ मिलते हैं और दिल की बीमारी हो सकती है, मोटापे को बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से क्योंकि हाइजीन का हमें पता ही नहीं किस तरह का है, और फूड पॉइजनिंग का भी खतरा रहता है, और महंगा भी कभी कभी होता है क्योंकि कीमतों के अलावा डिलीवरी शुल्क लगता है, टैक्स लगता है, तो इससे ज़्यादा हो सकता है। पोषण की कमी उसमें होती है क्योंकि अत्यधिक ज्यादा वो गर्म कर देते, कई बार 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 गर्म करके भी वो खाना होता है, बिल्कुल पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और कई बार देर से हमें मिलता है, बनने के बाद किस तरह की पैकिंग मिली है, प्लास्टिक की पैकिंग में है, कैसा है, ये भी होता है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि कभी कभी मंगा सकते हैं विशेष अवसरों पर या समय की कमी हो तो, लेकिन बाकी समय में घर का बना भोजन खाना चाहिए। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि ऑनलाइन खाना मंगाना आज के समय में बहुत ही सुविधाजनक हो गया है, लेकिन जब ये एक आदत बन जाती है तो ये आपकी जेब और सेहत दोनों पर भारी पड़ती है। इसे एक सुविधा का जाल कहा जा सकता है। ये आदत क्यों लग जाती है? निर्णय की थकान। दिन भर काम करने के बाद खाना बनाने का निर्णय लेना भारी लगता है। ऐप खोलना आसान विकल्प है, रिवार्ड सिस्टम, डिस्काउंट कूपन और फ्री डिलीवरी के नोटिफिकेशन हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम पैसे बचा रहे हैं जबकि हम खर्च कर रहे होते हैं। आसान पहुंच, यानी बस कुछ क्लिक किया, 10-20 मिनट में ही खाना हाजिर। तो इस तरह की चीजों से फिर हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है ना, उसमें लिखा होता है कि भाई अगर आपने 100 रुपए का मंगा लिया, अगर आप 20-30 रुपए का और खाना मंगाएंगे तो हम आपको इतने पैसे का डिस्काउंट देने वाले हैं। मतलब वो लालच आपको मिलता जाता है और आप फंसते जाते हैं। 15% का डिस्काउंट है, अभी 10% है, अब 15% हो जाएगा। तो उसके लिए आपको वो 50 रुपए की चीज नहीं चाहिए, पर आप इसलिए जाते हैं कि वो 50 रुपए की चीज अगर हम और जोड़ देते हैं तो सिर्फ 20 या 30 रुपए और लगेंगे, लेकिन ये आ जाएगी, 2 चीजें आ जाएगी। बिल्कुल। तो वो एक तो समय कितना लगता है, और उसके बाद फिर उसमें आपके पैसे तो जा ही रहे हैं। और बिल्कुल जो भी हो सकता है कूपन जो आए वो भी उसी कंपनी का या ऐसा डिस्काउंट कूपन आए जो कि वही इस्तेमाल होगा, जिसके लिए आपको फिर से 100 रुपए की चीज मंगानी होगी, बिल्कुल वो 20-30 रुपए के कूपन के लिए, जबकि ऐसा हो जाता है। हाँ, और बच्चों को ये समझा के रखना चाहिए कि भाई ठीक है, घर का भी खाना खाओगे तुम, हाँ, और ऑनलाइन अगर मंगाते तो उसको भी खाना है, लेकिन घर का भी खाना है, तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए। और ऑनलाइन ऑर्डरिंग से बचने का एक प्रो तरीका है, जब भी बाहर से खाना मंगाने का मन करे तो खुद से ये सवाल पूछे, क्या मैं सच में भूखा हूँ या मैं सिर्फ आलस कर रहा हूँ? अक्सर 10 मिनट किचन में बिताने के बाद भूख और आलस दोनों शांत हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छी सी बात हमारे श्रोता भाई ने लिखकर भेजी है कि ऐसा आप सोच सकते हैं। तो जब आप सोचेंगे ना तो आपका खुद ही मन हट जाएगा, छोड़ो यार कौन मंगाया, है ना। लेकिन हाँ, उसका समय सोचिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके बाद भूख आपकी ज्यादा उबल जाएगी, आपको लगेगा उतनी देर में खाना बन खुद ही बना ले। हमारे एक साथी ने एक अनुभव लिखा है, ऑनलाइन खाना मंगाने का मेरा एक अपना निजी अनुभव। आज से 10 साल पहले जब हमारे पटना शहर में इतना ऑनलाइन खाना नहीं आता था, किसी होटल ने शुरू किया था। सर्दियों के दिन और रात को 9 बजे मैसेज आता है कि कोई 2 आदमी और खाने के लिए आ रहे हैं। रात में रोटी सब्जी रहती, कुछ और बना लो। हमने सोचा बनाने कौन जाए, इतने में हमने बाहर से मटर पनीर की सब्जियां, पनीर बटर मसाला मंगवा लेती हूँ ऐसा सोचा, और मीठी सेवई बना लूंगी, ऐसा इनका निर्णय रहा। रात को 9 बजे मटर पनीर की सब्जी आई, देखे तो होश उड़ गए। बेहद तेल मसाला और तीखी सब्जी। मैं जानती थी कि जो अतिथि आ रहे हैं वो खाएंगे ही नहीं ऐसा, तो उन्होंने फिर सब्जी की ग्रेवी से निकाला, सब्जी को अलग किया, फिर प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाई, उन सब्जियों को उसमें डालकर घर की बनी हुई रोटी, अपनी आलू गोभी की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और मीठी सेवैयां, खाना परोसा गया। मेहमान ने घर की सब्जी, मीठी सेवई, पनीर का 1-2 टुकड़ा खाया और सारी सब्जी उन्होंने छुई तक नहीं। मेरे अलग से ग्रेवी डालने के बाद भी
उस सब्जी में बेहद तीखापन था। बाद में मैंने ये बात पति को बताई तो उसमें क्या था, आप उसकी जगह सिर्फ दाल बना लेती, ऐसा उन्होंने कहा। मीठी सेवई तो थी, इस दिखावे की क्या जरूरत थी, पर आज तो दिखावे के लिए ही खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं लोग। और सबसे तारीफ की बात कि लोग खाने के बाद पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, तो उसके बाद भूख आपकी ज्यादा उबल जाएगी, आपको लगेगा उतनी देर में खाना बन खुद ही बना ले। हमारे एक साथी ने एक अनुभव लिखा है, ऑनलाइन खाना मंगाने का मेरा एक अपना निजी अनुभव। आज से 10 साल पहले जब हमारे पटना शहर में इतना ऑनलाइन खाना नहीं आता था, किसी होटल ने शुरू किया था। सर्दियों के दिन और रात को 9 बजे मैसेज आता है कि कोई 2 आदमी और खाने के लिए आ रहे हैं। रात में रोटी सब्जी रहती, कुछ और बना लो। हमने सोचा बनाने कौन जाए, इतने में हमने बाहर से मटर पनीर की सब्जियां, पनीर बटर मसाला मंगवा लेती हूँ ऐसा सोचा, और मीठी सेवई बना लूंगी, ऐसा इनका निर्णय रहा। रात को 9 बजे मटर पनीर की सब्जी आई, देखे तो होश उड़ गए। बेहद तेल मसाला और तीखी सब्जी। मैं जानती थी कि जो अतिथि आ रहे हैं वो खाएंगे ही नहीं ऐसा, तो उन्होंने फिर सब्जी की ग्रेवी से निकाला, सब्जी को अलग किया, फिर प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाई, उन सब्जियों को उसमें डालकर घर की बनी हुई रोटी, अपनी आलू गोभी की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और मीठी सेवैयां, खाना परोसा गया। मेहमान ने घर की सब्जी, मीठी सेवई, पनीर का 1-2 टुकड़ा खाया और सारी सब्जी उन्होंने छुई तक नहीं। मेरे अलग से ग्रेवी डालने के बाद भी उस सब्जी में बेहद तीखापन था। बाद में मैंने ये बात पति को बताई तो उसमें क्या था, आप उसकी जगह सिर्फ दाल बना लेती, ऐसा उन्होंने कहा। मीठी सेवई तो थी, इस दिखावे की क्या जरूरत थी, पर आज तो दिखावे के लिए ही खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं लोग। और सबसे तारीफ की बात कि लोग खाने के बाद पूछते हैं कहाँ से मंगवाया था, अच्छा था, टेस्टी था। उनको भी एड्रेस चाहिए। और देखो जब इतनी सारे खाने की बात हुई है तो हम लोग व्यंजन में बात करने वाले प्रोटीन युक्त नाश्ते। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि प्रोटीन युक्त नाश्ते में आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे जो लोग शाकाहारी है वो चीला बनाकर खा सकते हैं, बेसन का चीला आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा। और आप मूंग की दाल का चीला भी बना सकते हैं, छिलके वाली, और पीली दाल को भी भिगो करके उसमें आप सब चीजें डाल के, हरी सब्जियां डाल के बना सकते हैं। स्प्राउट्स भी आप खा सकते हैं, प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा एक विकल्प है जिसे कहना चाहिए जी। तो इस तरह से आप प्रोटीन के मजे ले सकते हैं। और सोयाबीन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बच्चे घर के बाहर पढ़ने या काम के कारण, समय के अभाव के कारण मजबूरीवश या तो एक डिब्बे वाला भोजन या किसी होटल से ऑनलाइन मंगाते। तो कई बार डिब्बे की सुविधा होती है, जो घर से बना हुआ खाना कई लोग डिब्बे में देते हैं, टिफिन सर्विस होती है, ऐसी जगह से आप मंगा सकते हैं। जब कोई विकल्प ही ना हो, जब आप बना ही नहीं सकते, तो फिर कोई ऐसी जगह खोजिए जहां आपको घर की तरह का खाना मिल जाए, कम मसालेदार और थोड़ा पौष्टिक तो मिल ही जाए। तो और नहीं तो हम क्या सोचेंगे कि किस लिए हमने ऑनलाइन खाने से प्यार किया। कुछ ऐसा गीत सुनवाने वाले हम। जी तो भाई देखो किस लिए उन्होंने प्यार किया है वो तो अलग बात है, गाने में अभी हमने सुना। लेकिन हम नाश्ते प्रोटीन युक्त जो नाश्ता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देखिए, अपने शरीर से प्यार हो तो इंसान इस तरह के नाश्ते बनाता है और खाता है बिल्कुल। और पनीर भुर्जी आप बना सकती हैं। और इसके लिए आप कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, प्याज टमाटर हरी मिर्च भूने, मसाला जो आप डालना चाहें, हल्दी धनिया मिर्चाई जो पाउडर होता है वो डालें। तो कद्दूकस किया हुआ इसमें पनीर डाल दें और 3-4 मिनट तक इसको आप चलाएं। और इसको आप मल्टीग्रेन यानी मिश्रित अनाज की रोटी के साथ आप इसको खाएं। और ये पनीर भुर्जी जो है वो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि प्रोटीन मिक्स है इसमें और बहुत जल्दी भी बन जाएगी जी। और इसके अलावा मूंग दाल का चीला आप खा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि भीगी हुई पीली मूंग दाल को आप पीस लें, हरी धनिया पत्ती कटी, हरी मिर्च कटी हुई, नमक जीरा डालें। इसके साथ अगर आप अदरक भी थोड़ा पीस दें तो स्वाद बढ़ जाता है। तवे पर चीला बना लीजिए जैसा आप बनाते हैं डोसा या चीला, उस तरह से। इसके ऊपर से पनीर कस के, टमाटर शिमला मिर्च महीन डाल सकते हैं और दही और पुदीने की चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। दही या पुदीने की चटनी बिल्कुल। और इसके अलावा दही मूंगफली की भेल भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल। तो एक कटोरी में दही में भुनी हुई मूंगफली, अलसी या चिया के बीज आप मिला सकते हैं, नमक, हरी धनिया, हरी मिर्च ये डाल दीजिए। बिना पकाए झटपट नाश्ता शाम का। बिल्कुल। और स्प्राउट्स के साथ भी आप प्रोटीन युक्त नाश्ता कर सकते हैं। आप कई सारे स्प्राउट्स ले लीजिए, दाल को अंकुरित कर लीजिए, इसमें प्याज टमाटर नींबू हरी धनिया नमक मिलाकर खाइए तो आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। और देखो इसके साथ ही हम आज बात करने वाले हैं कि शब्द हमारे विचार आपके, इंसानियत के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथी ने लिख कर भेजा है कि इंसानियत ही हमें इंसान बनाती है, इसके बिना हम सिर्फ सांस लेते लोग रह जाते हैं, दिल से जीने वाले इंसान नहीं। किसी भी भूखे को खाना दे देना, किसी गिरे हुए को सहारा देना या बस किसी की बात ध्यान से सुन लेना, यही छोटी छोटी बातें इंसानियत कहलाती हैं। इसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं बल्कि दिल साफ होना काफी हद तक बहुत जरूरी माना गया है। और हमारे एक साथी ने कहा है कि खाना बनाने से याद आया उन्हें कि वो मशरूम बना रहे थे और
कार्यक्रम सुनने में ऐसे व्यस्त हुए कि उनका मशरूम जल गया है। अब क्या थोड़ा होगा? सा ही जला है। तो हम ये कह देते हैं कि कार्यक्रम सुनते हुए अगर कोई खाना जल जाए तो उसमें गलती किसी की नहीं है, जिसके भी दिया जाए उसे चुपचाप खा लेना चाहिए। आप मशरूम को थोड़ा सा पानी से धो दीजिए तो जलापन निकल जाएगा, फिर बना उसको गर्म करके खा नहीं, सकते ऐसा हैं। नहीं होता है। नहीं ऐसा होता है। तो मेरा वो आजमाया हुआ जी नुस्खा जी। है। तो जी। हमें कहते हैं कि जिन्हें भी ये परोसा जाए उन्हें इंसानियत के नाते इसे खा लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। और हमारे साथी कह रहे हैं कि शब्द आपके विचार हमारे इंसानियत मेरे हिसाब से वो है जो इंसान दूसरों की मदद करता है, दूसरों की मदद करने में जो इंसानियत दिखाता है वही सच्ची इंसानियत है। इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ करता है, पर जो दूसरों के लिए करता है ना, अपनी हद से पार जाकर, वही सच्ची इंसानियत है। देश के प्रति एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य करता है, मेरे हिसाब से वो भी एक सच्ची इंसानियत है। देश के लिए एक सच्ची भक्ति है जो ट्रैफिक के नियमों का पालन करता है, जो देश के हर नियमों कानूनों को समझता है, लोगों को समझता है, जो इस तरीके से रहता है उससे दूसरों की मदद करता है, वही सच्चे इंसान है। भाई मदद करने तक तो सच्चे इंसान है, लेकिन जो आप ट्रैफिक नियमों के पालन की बात कर रहे हैं वो है सच्चे नागरिक होने की बातें। बिल्कुल सही बात कहा तुमने नेहा, तुमने सही बोला। और हमारे साथी लिखते हैं कि इस संसार में लोगों ने समय समय पर अपने अपने विचारों से धर्म का निर्माण किया, पर ईश्वर ने तो हमें एक ही धर्म सौंपा है, वो है इंसानियत। और मैं मानता हूँ सारे धर्म इस संसार में नदियाँ हैं और इंसानियत उनकी धाराएं हैं। बहुत सही बात है। और इसके साथ ही लिखते हैं कि इंसानियत, मुझे विश्वास है जब अति हो जाएगी ऐसा समय जरूर आएगा जब पूरी दुनिया ये मानेगी कि सबसे बड़ा धर्म अगर है तो वो है इंसानियत ही, और सब यही कहेंगे कि आदमी हो और आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत सही बात और है। हमारे एक साथी ने लिखा है शब्द हमारे विचार आपके, ये एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट शुरू किया गया और इस दृष्टिकोण से इंसानियत एक अति महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि हर एक के जीवन की सार्थकता उनकी इंसानियत पर ही निर्भर है। किंतु बहुतेरे इस शब्द के अंतर्निहित भावनाओं को समझते ही नहीं, या यदि समझते भी हैं तो अपनी समझ को कहीं ना कहीं उसे अनदेखा भी कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ही समाज में विभिन्न प्रकार की वैमनस्यता इस क्षेत्र में बड़ी ही आसानी से देखी जा सकती है, जबकि ऐसा करते रहना उनके इंसान होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया करता है। फिर भी तो इंसानियत से जुड़ी कुछ और बातें भी हमारे पास है। एक लघु कथा भी हमारे साथी ने भेजी है, लेकिन उससे पहले हम सुना देते हैं गाना। कुछ पैगाम हमारे साथियों ने भी भेजे हैं। तो बताओ क्या भेजे हमारे हैं? एक साथी कह रहे हैं कि इस संसार में लोगों ने समय समय पर अपने अपने विचारों से धर्म का निर्माण किया, पर ईश्वर ने तो हमें एक ही धर्म सौंपा है, वो है इंसानियत। तो और मैं मानता हूँ सारे धर्म इस संसार की नदियां हैं और इंसानियत इसकी धाराएं। और देखो एक ने छोटी सी बात लिखकर भेजी है कि कहानी ऐसी है कि टपक से आवाज आ गई, बाहर आकर देखा 2 छोटे बच्चे आंख में आंसू लिए अपनी छोटी सी रुमाल में पेड़ से गिरे चील के बच्चे को उठा रहे हैं। उन बालकों को वो पहली प्रतिक्षिप्त क्रिया थी जो इंसानियत शब्द का अर्थ बता रही थी। इंसानियत, मानवता इंसान के सबसे भीतरी और अनमोल भाव हैं जो दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति जताते हैं। मजबूर व्यक्ति, जानवर या प्राणी की निस्वार्थ भाव से मदद करना, सबके साथ सद्व्यवहार करना, यानी इंसानियत, जो सिर्फ एक शब्द नहीं है, कर्म है और सबसे बड़ा धर्म है, जीवन का मर्म है। और एक कहानी, हमें एक छोटी सी कहानी जहाँ कहीं पढ़ी हो ये याद आती है कि एक दिन सड़क पे एक व्यक्ति घायल पड़ा था और पानी पानी की गुहार लगा था, प्यास उसे लग रही होगी। लोग उसे देखकर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी जो एक व्यक्ति वहां से जा रहा था वो रुका और उसने अपनी पानी की बोतल उसे दी और मदद के लिए आवाज लगाई। तो लोग पूछने लगे भाई तुम यहाँ क्यों रुक गए? तो बोले क्योंकि मैं अभी भी इंसान हूँ और मेरे अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। कल हमें या किसी को भी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ सकती है, तब क्या होगा जब कोई हमारी मदद नहीं करेगा और हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। तो आज इसको जरूरत है तो मैंने पानी पिलाया, तो कल हो सकता है कि मुझे जरूरत हो तो मुझे कोई पानी पिलाया, आज इसे उपचार की व्यवस्था करूंगा, हो सकता है कल मुझे ज़रूरत हो तो सब मेरे लिए भी आगे आएंगे। तो ये सुनकर सभी के सिर झुक गए शर्म से और सब भी इतना सुनकर उसकी मदद के लिए आगे आ गए। बिल्कुल ऐसी ही कई चीज़ें हम देखते हैं आम जीवन में भी कि किसी की ये दुर्घटना हो गई सड़क पर, लेकिन उसकी मदद के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। आजकल तो उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। अरे जब आप वीडियो बना रहे हैं वो तो छोड़िए, पहले आप उसको मदद के लिए आगे आइए, उसको उपचार के लिए ले जाइए। इंसानियत यही सिखाती है कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, कभी किसी के ऊपर भी मुसीबत आ सकती है, तो आप उस मुसीबत के लिए में जो भी पड़ा हो उसकी आप मदद करें, वही सबसे बड़ी इंसानियत होती है। और इंसानियत केवल बड़े कार्यों में नहीं होती है बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों में भी झलकती है नेहा, जैसे किसी से विनम्रता से बात करना या किसी बात को ध्यान से सुनना या किसी गलती को माफ कर देना, ये भी इंसानियत का एक उदाहरण है। बिल्कुल।
तू भी आ जा। अंजलि जी मेहरबानी तो हम कर होगी कि हम बार बार यहाँ आना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी गली में आप लोग सभी लोग आते जाते रहिए, विविध भारती के पेज पर जुड़े रहिए और कमेंट्स करते रहिए और हमारी बातों का आनंद लेते रहिए, है ना। और आनंद तो लेते रहिए, हम भी चाहते हैं कि हम और बातें करते हैं, लेकिन हमें जाना ही होगा, जाना ही पड़ेगा। तो बस समय कम है जी। कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत, स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।